Zekudan, how are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhra Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में बात किया था, राइट? जिसमें आपको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात किया था हमने, राइट? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द सब टाइप्स अंडर द एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखो, सब टाइप्स का मतलब वो नहीं जैसे हमने फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और मरीन वाटर किया था, वो तो हो गए, राइट? अब हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। और जैसे मैंने आपको पूछा था, तो मोस्टली जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि मैनग्रूव्स जो है वो करवाओ। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो आपका दिख रहे हैं आपको जिस तरीके के ट्रीज, दीज आर कॉल्ड एज मैनग्रूव्स, राइट? मैनग्रूव्स हमेशा से ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैनग्रूव्स के बारे में पूछा जाता है कि इनका दूसरा डिफरेंट नाम क्या है, ये पूछा जाता है। इनके रूट्स के बारे में पूछा जाता है। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। इसीलिए मैनग्रोव्स जो हैं वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फाइन। और जो मैनग्रोव्स है ना, वो इसीलिए भी, एक और रीज़न जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो यूनियन बजट था 2023-24 फरवरी में, जो है आपका 24-25 के लिए आ जाएगा। सो 23-24 में एक स्कीम आई है नोन एज मिष्टी स्कीम, राइट? और ये मिष्टी स्कीम क्यों आई है? फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रीजेनरेशन ऑफ द मैनग्रोव्स, राइट? और मैनग्रोव्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड करने से पहले गाइज, हम लोगों का FAA जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट है वो चल रहे हैं। द फर्स्ट मॉक टेस्ट हैज़ ऑलरेडी बीन डन और दूसरा मॉक टेस्ट जो है वो 30 दिसंबर को है। ये सारे मॉक टेस्ट हमारे फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट है और जो 6 टेस्ट होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल। सो अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछनी है दे कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स। और जो हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं दे आर जम्मू, विजयपुर एंड श्रीनगर। जो भी आपको सही लगे आप उधर विजिट कर सकते हो, राइट? इसी के साथ हमारा वेटनरी फार्मासिस्ट के भी मॉक टेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। 23 को है, अब 28 को, दैट इज़ टुमारो। फिर 6, 14, 18 इनको रहेंगे। एंड स्टॉक असिस्टेंट दैट इज ऑल्सो, दैट वॉज ऑन 23, अब 28 को है। फिर 2nd of January को है। देन 6th and 10th को। दे ऑल आर फुल लेंथ सिलेबस। द नंबर्स आर गिवन बिलो। आप इनके ऊपर कॉल करके इनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो बेसिकली मैनग्रूव्स होते क्या हैं? याद रखना, मैनग्रूव्स जो होते हैं ना वो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। प्रोडक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप देख सकते हो ना, ये लैंड पर भी है और ये वाटर के भी पास है। मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कोस्टल एरियाज में, राइट? और जो कोस्टल एरियाज हैं वो आपका लैंड एंड वाटर इंटरफेस है, मीनिंग दीज आर इकोटोन्स, right? And like we have discussed before that ecotones are highly productive, right? और प्रोडक्टिव होने के साथ साथ मैनग्रोव्स अपने साथ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को भी संभाल कर रखते हैं, राइट? जैसे कि ये आपको रूट्स दिख रही हैं, इन रूट्स के बीच में फिशेस जो हैं वो आके स्टे करती हैं। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहते हैं, छोटे छोटे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो इन पेड़ों के फ्रूट्स होते हैं उनको खाते हैं, इन पेड़ों के फ्लावर्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं। सो इसीलिए इकोटोन्स जो है वो सिर्फ ट्री या फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन इकोसिस्टम, पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी होल्ड करके रखते हैं, ठीक है? इसी के साथ जो आपके ये आपका जो प्रोडक्ट ये है मैनग्रोव्स हैं, ये साथ में क्या है? देखो, ये फॉरेस्ट्स हैं, राइट? अब फॉरेस्ट्स हैं तो एक तरीके के लंग्स हैं। लंग्स मतलब बिकॉज दे गिव आउट ऑक्सीजन, राइट? दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस, राइट? सो अगर ऑक्सीजन को गिव आउट कर रहे हैं मतलब इनटेक किसका कर रहे हैं? कार्बन का। सो मैनग्रोव्स आर मेजर कार्बन सिंक्स।
कार्बन सिंक का मतलब, कार्बन सिंक होता है ऐसी जगह, ऐसी कोई चीज जो अपने अंदर कार्बन को स्टोर करके रखती है। ठीक है, देखो एक होता है आपका, ये तो आपका कार्बन सिंक आ गया, एक होता है आपका ब्लू कार्बन। ठीक है, ब्लू कार्बन क्या होता है, जब कोई वाटर बॉडी अपने अंदर कार्बन को होल्ड करके रखती है ना, उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं ना, मैनग्रूव्स बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं होते हैं, ये मीडियम साइज के होते हैं। सो ये मीडियम साइज्ड या फिर हाइट ट्रीज होते हैं, राइट। कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, राइट। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, मतलब उन जगहों पे जहां पे हाई सोलर रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, उन जगहों पे जो है ये पाए जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये कोस्टल रीजन्स में है, राइट, नियर द कोस्ट है, मतलब ये इतने ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये अपने आप को वाटर लॉक्ड कंडीशंस में रख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर स्पेशलाइज्ड, जो अपने आप को वाटर लॉक कंडीशंस में भी सरवाइव करा सकते हैं। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे सैलिनिटी कंटेंट इज हाई। ठीक है, मैं इधर सेपरेटली लिखती हूँ इसको। मैनग्रोव्स कहाँ पाए जाते हैं, जहां पे सैलिनिटी कंटेंट हाई होता है, राइट। और इसी रीजन की वजह से, बिकॉज दे आर सॉल्ट टॉलरेंट, राइट, सो देयरफॉर दे आर नोन एज वेरी इंपॉर्टेंटली हैलोफाइट्स, राइट। सो दीज आर, हैलो मीन्स सॉल्ट loving, so these are salt loving forest or aquatic ecosystem. फाइन, अब देखो ये इन जगहों पे पाए जा रहे हैं, लाइक आई सेड वाटर लॉक्ड। तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस का मतलब हो गया कि जो यहाँ पे मड प्रेजेंट होता है ना, वहां पे एनेरोबिक मड होती है और उन्हीं के अंदर ये सरवाइव कर पाते हैं, राइट। नाउ अनदर थिंग, सिंस these are found in waterlogged conditions, high salinity conditions, मतलब हैलोफाइट्स, राइट। तो यहाँ के जो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, किस चीज में स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये जो आपका पानी होता है ना, उसमें से फ्रेश वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेलाइन कंडीशंस में तो पाए जाते हैं, लेकिन इनका एक स्पेशल टाइप ऑफ सर्वाइवल होता है जिसमें ये फ्रेश वाटर को जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सम अदर पॉइंट्स, इनके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स वो इवेपो ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपीरेशन शो करते हैं, राइट। सो व्हाट इज इवेपोट्रांसपिरेशन, अगर आप देखोगे दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है इट इज रिलेटेड टू प्लांट्स, राइट, या फिर फॉरेस्ट या फिर आपका ग्रीन, राइट। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ऊपर चला जाता है, राइट। और ट्रांसपायरेशन का मतलब हो गया, जो लीव्स होते हैं ना, वो अपने अंदर की हीट को बैलेंस करने के लिए कॉन्टिन्यूसली वाटर बाहर की तरफ छोड़ रहे होते हैं। एक रीजन आ गया ये। दूसरा रीजन क्या होता है, क्योंकि दिन के टाइम पे ऑब्वियसली जो आपके प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट। सो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब अपने स्टोमेटोसेल्स, इस तरीके के होते हैं स्टोमेटोसेल्स, जब इनका ओपनिंग होता है ना, तो उस टाइम पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब नहीं होता,
कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो गेट्स रिलीज्ड, राइट। तो जो लीव्स होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूसली जो है वाटर को बाहर की तरफ छोड़ रहे होते हैं। एंड क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंडीशंस में है, क्योंकि गर्म जगहों पे है, तो सूरज की किरणों की वजह से ये वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा होता है, राइट। और इसी रीजन की वजह से जो इनके लीव्स होते हैं ना, वो शाइनी दिखते हैं। आई विल जस्ट शो यू, राइट। ओके, आई गेस मैंने इसका पिक्चर रखा था फॉर यू गाइस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, डजंट मैटर, ठीक है। सो इनके जो लीव्स होते हैं ना, वो थोड़े शाइनी होते हैं, राइट। अब शाइनी क्यों होते हैं भैया? इवेपोट्रांसपिरेशन की वजह से। देखो, इवेपोरेशन और फ्रीजिंग एंड इवेपोरेशन हमेशा फ्रेश वाटर का होता है। एंड सिंस ये सेलाइन कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, तो जब इवेपोरेशन होगा लीव्स पर से, सिर्फ फ्रेश वाटर का होगा, लीविंग बिहाइंड सॉल्ट कंटेंट। तो जब सूरज की किरणें पड़ती है तो लगता है जैसे कि लीव्स जो है वो शाइन कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए विच अमंग द फॉलोइंग हैव शाइनी लीव्स, तो दैट इज मैनग्रोव्स। क्यों होते हैं? क्योंकि चमकीले नहीं होते हैं, बट क्योंकि सॉल्ट कंटेंट लीव के ऊपर रह जाता है, तो जब सूरज की किरणें पड़ती है, इट सीम्स एज इफ द लीव्स आर शाइनिंग, राइट। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इनके लिए याद रखना है वो ये है कि इनकी जो रूट्स होती हैं ना, ठीक है, इनकी स्पाइनल रूट्स होती हैं, राइट। और साथ में सर्वाइवल के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। देखो क्या हो गया है ये हियर, अगर आप देखोगे ना, ये होती हैं इनकी रूट्स बाहर की तरफ, राइट। अब ऐसा क्यों होता है? यूजुअली जो रूट्स ऐसे ऐसे करके होती है ना, ऐसे करके बाहर निकल रही होती है, राइट, उनको बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स, राइट। अब वो स्टिल्ट रूट्स क्यों होती है? वो स्टिल्ट रूट्स होती हैं एक तो सपोर्ट, क्योंकि ये मार्शी कंडीशंस हैं, मार्शी मतलब कीचड़ वाला एरिया, राइट। सो एक तो सपोर्ट चाहिए, और दूसरी चीज वाटर लॉक्ड कंडीशंस है ना भाई, तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस में ये बाहर की तरफ जाते हैं in order to do respiration, right? So these type of roots are called as stilt roots, fine। और इसीलिए these are also known as pneumatophores, ठीक है। and these are also called as blind roots, fine। now another very important point about them is mode of reproduction, तो इनका ना एक स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है नोन एज विविपैरिटी। ये क्वेश्चन JKSSB बहुत बारी पूछ चुका है, यहाँ तक कि JKAS भी पूछ चुका है और UPSC भी पूछ चुका है। तो याद रखिएगा, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज विविपैरिटी, राइट। विविपैरिटी का मतलब क्या होता है? यूजुअली क्या होता है, आपका सॉइल होता है और सॉइल के अंदर सीड्स होते हैं, और उन सीड्स का जर्मिनेशन होके वो सीड्स जो है वो ऐसे बाहर आते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे कोई सॉइल नहीं है, राइट। अगर सॉइल है भी है तो वो मार्शी है, कीचड़ वाली है, राइट। इसीलिए यहाँ इनके जो जर्मिनेशन होता है सीड का, जर्मिनेशन ऑफ सीड जो होता है ना, वो ऑन द रूट्स, ऑन द ट्री इटसेल्फ होता है। मतलब ये सॉइल में नहीं उगते, लेकिन ये ट्री के ऊपर ही उगते हैं। मैं आपको दिखाती हूं कैसे। ये देख रहे हो आप, दिस इज योर मेन ट्री, और इसी ट्री के साथ जो है वो आपका नया वाला ट्री जो है वो चल रहा है,
ठीक है, राइट। और इन्हीं रूट्स को हम निमेटोफोर्स भी कहते हैं, ठीक है, फाइन। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जर्मिनेशन इज नॉट पॉसिबल इन द सलाइन वाटर, इसीलिए ऑन द ट्री इटसेल्फ ही ये जर्मिनेट करती हैं, ठीक है। इस तरीके की स्पीशीज को हम राइजोफोरा स्पीशी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मैनग्रूव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना वो सारी जगह, ये आपके न्यूमेटोफोर्स हैं, ठीक है, रूट्स, ठीक है। और ठीक है, दीज आर योर न्यूमेटोफोर्स, ठीक है, ये आपके न्यूमेटोफोर्स हैं, राइट, और ये आपकी स्टिल्ट रूट्स हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स एंड योर स्टिल्ट रूट्स, ये रूट्स जो आप देख रहे हैं इसमें, दीज आर स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। और ये आपके निमेटोफोर्स हैं, ये ठीक है। और जर्मिनेशन भी ऐसे ही होता है, ठीक है, ऑन द ट्री इटसेल्फ। और जब ये थोड़े ग्रो हो जाते हैं उसके बाद ये अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, विविपैरिटी, ठीक है, फाइन। देखो, अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आपके मैनग्रूव्स, तो ये आपके कुछ ये आपकी कुछ जगहें हैं जहां पर मैनग्रूव्स पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जो कोस्टल एरिया है इंडिया का, वहां पर ये डोमिनेटेड है, ठीक है। ये देखिए इधर, दिस इज योर वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, गुजरात, इन सब जगहों पे जो है आपके मैनग्रूव्स पाए जाते हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। अगर क्वेश्चन आए कि वर्ल्ड का सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ मैनग्रूव्स कहाँ है, तो वो हमारे इंडिया में है जी, द मैनग्रूव्स ऑफ सुंदरवन, ठीक है। दीज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मैनग्रूव्स इन द वर्ल्ड। और अगर दूसरा पूछा जाए तो दैट इज योर भीतरकनिका, ठीक है। भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा में, ठीक है। ओडिशा वाला वैसे भी आपका जो रीजन है वहाँ पे आपके मैनग्रूव्स भी हैं। और आपका जो ओडिशा का रीजन है ना, ये आपका गहीरमठ, राइट, ये रीजन वैसे भी न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक माइग्रेटरी स्पीशी आती है नोन एज दी ऑलिव रिडल टर्टल्स, ठीक है। दीज आर वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट टर्टल्स, ठीक है। और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं नोन एज अलीबाडा, ठीक है। खैर, ये तो आगे आपके ऑलिव रिडल टर्टल, ऐसी बात में से बात निकल गई, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, फाइन। अच्छा, एक और चीज, ओडिशा का जो भीतरकनिका है ना, इट इज ऑल्सो फेमस फॉर वन मोर थिंग, इट इज फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ठीक है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, कमेंट में बताओगे, डन, फाइन। अब मैनग्रोव्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट ऑल डू दे डू फॉर द एनवायरनमेंट, तो याद रखिएगा, मैनग्रोव्स बेसिकली कोस्टल सॉइल इरोजन में हेल्प करते, को प्रिवेंट करते, हेल्प नहीं करते हैं, रोकने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट कैसे करेंगे? देखो, रूट से अपने आप को जब हवाएं आएंगी, कोस्टल इरोजन होगा तो इसको रोकेंगी, राइट, सॉइल को बांध कर रखेंगी, राइट। इसी के साथ जब कभी भी सुनामी वगैरह अगर आ गई तो दीज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। मतलब दीज आर ऑल्सो कॉल्ड शॉक, मतलब जस्ट अ सेकेंड प्लीज, आई एम सो सॉरी, मतलब दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज शॉक एब्जॉर्बर्स, दे एब्जॉर्ब द शॉक, राइट। और शॉक किस लगेगा? कोई भी तेज तरह टाइडल विंड हो गया, कोई हाई वेव आ गया, सुनामी आ गया, उस चीज से, ठीक है। और ये ऑब्वियसली बैरियर का काम भी कर रही है, ठीक है। इसी के साथ ये रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में भी हेल्प कर रहा है,
ठीक है, सेफ एंड फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? जैसे मैंने बताया, फॉर अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, फिशेस, स्मॉल फिशेस, ठीक है, क्रैब्स, वो सब जो है इसकी रूट्स में आकर बसते हैं। ठीक है, इसी के साथ इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रूट्स को डैम्पनेस नहीं आती। ठीक है, तो ये वुड सप्लाई में हेल्प करता है, फायर वुड में हेल्प करता है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, राइट। इसी के साथ एडिबल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों की वजह से ये हेल्प करता है इन द लाइवलीहुड ऑल्सो ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, जो यहाँ पे रह रहे होते हैं। ठीक है, सो गाइज दीज, अच्छा एक और जाते जाते एक और चीज, जैसे मैंने बताया यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो कौन सी स्कीम आई है? मिष्टी स्कीम आई है। ठीक है, आप मुझे दूसरी चीज जो कमेंट में बताओगे दैट इज कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर मिष्टी स्कीम को लाया गया है। ये आपका सेकंड होमवर्क है। ठीक है, तो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। आई होप दैट दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट कॉरल्स। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे या क्वेरीज हैं सो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, आई विल टेक देम अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।